Hello students, welcome to Yajna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all are aware that yesterday we started chapter number 13, that is organisms and population. In same series we are ready with our next topic. Yesterday we discussed just about ecology, introduction of ecology. Then we discussed some concept of ecology and some terms of ecology which are used in the chapter. Today we will discuss some key elements that determine physical and chemical conditions of different habitats. Yesterday also we discussed about these things that some abiotic factors are there which determine physical and chemical properties, physical and chemical condition of a particular habitat. So वो कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं या वो कौन कौन से ऐसे अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो किसी भी हैबिटेट की, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की कंडीशंस को डिटरमाइन करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि हरियाणा में एक नॉर्मल सी टेम्परेचर रहता है, जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है, केरला में जाते हैं तो अलग तरह का टेम्परेचर हो जाता है, अलग तरह की सॉइल है, अलग तरह की रेनफॉल है, डिपेंड लाइट की जो सनलाइट की जो अमाउंट है वो अलग है. तो उन सब फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं. तो अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट दैट. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, second one is rainfall or water you can say. Third one is light and fourth one is soil. So these are four key elements that determine physical and chemical conditions of different habitats. Now first of all we will discuss about the temperature कि टेम्परेचर जो है ये कैसे किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट को अफेक्ट करता है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है. एक्चुअली टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर. यू शुड नो दिस थिंग. In 1 mark this question can be asked that which factor is the most ecologically relevant factor, that is temperature. So you can write this thing, most ecologically relevant factor means which affect most to all the organism. You all know temperature vary from place to place. एक जगह से दूसरी जगह पे टेम्परेचर चेंज होता है. लाइक यू कैन सी व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल टेम्परेचर डिक्रीजेस. व्हेन वी मूव फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन टॉप्स टेम्परेचर डिक्रीजेस. इट मीन्स टेम्परेचर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल इन पोलर रीजन्स, इफ यू टॉक अबाउट पोलर रीजन्स, at polar region temperature is very low. Okay, but if we talk about deserts, in desert temperature is greater than 50 degrees Celsius. When we talk about some harsh environment, कुछ ऐसे भी conditions है, ऐसे भी harsh environment है जहाँ हम imagine ही नहीं कर सकते life can be there. तो ऐसे कौन से environment है? देखो, hydrothermal vents. Here temperature is more than 100 degrees Celsius, but still life can exist there. है कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो वहाँ रह सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया. ओके, अब तुम देखो टेम्परेचर अलग अलग वेरी कर रहा है अलग अलग जगह पे. सो मेनी प्लांट्स आर देयर. अब जो वेजिटेशन होगी प्लेसेस पे वो भी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, किस तरह की वेजिटेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में ऐसी ही वेजिटेशन होगी जो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकती है. ऐसा तो है नहीं कि हम डेजर्ट एरिया में जाके अपने मनपसंद प्लांट कोई भी लगा लेंगे. जैसे कैन यू इमेजिन मैंगो ट्री कैन ग्रो इन कनाडा और जर्मनी विच आर टेम्परेट एरिया? नो, मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो. नाउ स्नो लेपर्ड इज देयर. कैन यू इमेजिन स्नो लेपर्ड कैन लिव इन केरला फॉरेस्ट? नो, नेम ही स्नो है भाई, उसको स्नो एरिया में रहना है. कैन यू इमेजिन पोलर बैर जो होता है इट कैन कम टू हरियाणा, वो हमारे हरियाणा में रह सकता है? नो, बिकॉज जिस तरह के एनिमल है उनको उस तरह की हैबिचुअलिटी हो गई है, वो हैबिचुअल हो गए हैं, वो डिपेंडेंट हो गए, वो अडेप्ट हो गए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में. ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें लर्न करने हैं. दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी. लाइक स्नो लेपर्ड कांट लिव इन केरला फॉरेस्ट, इट कांट लिव इन केरला फॉरेस्ट. सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया है दैट इज ऑफ मैंगो ट्री. Mango tree cannot found in, can't be in where? Temperate area like Canada and Germany. वहाँ पर मैंगो नहीं ग्रो कर पाएगा. सेम
series tuna fish is there. Tuna fish rarely caught beyond tropical area, मीन्स ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, उसके अलावा हमें कहीं पर भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह की कंडीशंस को देके दो तरह के एनिमल्स आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेम्परेचर वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज यूरीथर्मल एनिमल, second one is stenothermal animal. Eurythermal and stenothermal animal. Now what are these animal? Question can be asked from it. या तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नो लेपर्ड टाइप, मैंगो ट्री एंड देन ट्यूना फिश रिलेटेड क्वेश्चन. Either can be asked from eurythermal and stenothermal. Eurythermal are those organisms. These are those organisms which can tolerate wide range of temperature, Stenothermal animals are those animal or those organism which can tolerate narrow range of temperature. They cannot survive in wide range of temperature. कोई limited सी range चाहिए temperature की, only then they can survive. Got it? So this was all about the factor temperature. You can take screenshot, then we'll discuss our next factor, that is rainfall or water. Okay. नाउ अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा फैक्टर है टेम्परेचर के अलावा विच कैन अफेक्ट लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच कैन इन्फ्लुएंस लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड दैट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर इज रेनफॉल और वाटर. सो सेकेंड फैक्टर इज वाटर. नाउ सी, यू ऑल आर अवेयर अबाउट वाटर कि water is the most important factor after temperature which influence life of an organism. You all know, can you imagine your life without water? Life is unsustainable without water. So, and one more thing, you studied in evolution that life originated in water. Life सबसे पहले आई water में थी, ठीक है. अच्छा, more than 70% water is present in our body. तो हमें क्या लगता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे डोंट हैव वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको कोई वाटर स्ट्रेस नहीं होता है, बट दे हैव मेनी प्रॉब्लम्स. लाइक दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वाटर. पीएच उनको चाहिए कि एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए उनको सर्वाइव करने के लिए. सॉल्ट कंसंट्रेशन उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. टेम्परेचर वाटर का उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए. केमिकल कंपोजिशन वाटर की उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ओनली देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. जैसे जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर हैव लेस देन 5 ppt salt concentration. Less than 5 ppt salt concentration. What do you mean by ppt? ppt is parts per thousand. Parts per thousand. ऐसे ही if we talk about sea water has 30 to 35 ppt salt concentration. If I talk about hypersaline condition, जहाँ पर बहुत ज़्यादा salt की concentration है, hypersaline condition have more than 100 ppt salt concentration. It means, can you imagine कि कोई fresh water वाला animal sea में रह पाएगा या sea वाला animal fresh water में survive कर पाएगा? We cannot imagine. It will be very difficult for that organism. For example, suppose मैं किसी fish का example ले लेती हूँ. We have a fish. This is a fish, and this fish have 20 ppt salt concentration inside it, and it is living in fresh water which have less than 5 ppt salt concentration. इस fish के पास 20 ppt salt concentration है inside its body. ये fresh water में रह रही है जहाँ पर less than 5 ppt condition है salt की. तो from high concentration to low, salt will go out, but water will go in. Salt will go out, water will go in. जैसे जैसे water fish के अंदर जाएगा, fish will swell up and finally it will die. But so इस fish को तो मरना नहीं है ना, उसको तो survive करना है water में, fresh water में रहना है. तो इसके अंदर कुछ ऐसी adaptations होंगी. Fish क्या करेगी, इसके अंदर ionocytes होंगी. It will have ionocytes. These are cells which will do active transport. वो कुछ energy खर्च करेगी, उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा. किस चीज़ के लिए, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए. तो दिस आयनोसाइट विल कीप आयन कंसंट्रेशन एट ऑप्टिमम लेवल. वो आयन को बना के रखेगी इसकी बॉडी में ताकि वो प्रॉपर वहाँ पर सर्वाइव कर पाए. अब ऐसे ही यही फिश, सपोज
सी वाटर में रह रही हो, सपोज दिस फिश इज लिविंग इन सी वाटर, this is our fish and it has 20 ppt salt concentration, and suppose it is living in sea water which has 30 to 35 ppt salt concentration. अब यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन है तो सॉल्ट विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बॉडी ऑफ फिश एंड वाटर विल गो आउट ऑफ द बॉडी, वाटर बाहर जा रहा है. नाउ फिश कैन बी डिहाइड्रेटेड, फिश में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी क्योंकि वाटर तो बाहर जा रहा है. गॉट इट? तो यहाँ पर भी फिश के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. So now on the basis of water, or you can say on the basis of amount of salt concentration, organism can be divided into two categories. One is euryhaline, it is euryhaline, and second one is stenohaline. Euryhaline and stenohaline. As eurythermal and stenothermal were there, euryhaline are those organisms which can tolerate wide range of salt concentration. Stenohaline are those organisms which can tolerate narrow range of salt concentration. तो fish should be euryhaline, उसको euryhaline होना जरूरी है ताकि वो properly survive कर सके, चाहे वो sea water है चाहे वो fresh water. Got it? तो in this way water can affect life of an organism. I hope the water topic is clear to you. You can take screenshot. Then we'll do our next abiotic factor. So our next abiotic factor is light. This is light. What is the ultimate source of light? What do you think? Everybody is aware about, lower classes से पढ़ते हैं, sun is the ultimate source of energy. Sun is the ultimate source of light. How light is required for प्लांट. सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं. प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली. तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनाएंगे, तभी उन पे ऊपर जो एनिमल डिपेंड कर रहा है वो सर्वाइव कर पाएंगे. इट मीन्स लाइट की कंसंट्रेशन, लाइट की अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करे, ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस करे, एनिमल को फूड मिले और वो भी सर्वाइव करे. ठीक है, तो प्लांट्स के लिए तो लाइट होना इट इज वेरी मस्ट. लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लांट्स, और यू कैन से प्लांट्स पॉपुलेशन और प्लांट्स प्रोडक्टिविटी. जितनी लाइट होगी उतनी प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, और जितने ज़्यादा प्लांट होगी, जितनी ज़्यादा उनकी वेजिटेशन होगी, अकॉर्डिंगली वैसे ही वहाँ पर एनिमल ग्रो करने लग जाएंगे, एनिमल रहने लग जाएंगे. ठीक है, तो लाइट एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है. इन केस ऑफ प्लांट्स लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, लाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वन मोर फिनोमिना, दैट इज फोटोपेरियोडिज्म. फोटोपेरियोडिज्म. What do you mean by photoperiodism? Photoperiodism is related to flowering. Means plant का एक फिक्स होता है कि उनको कब फ्लावरिंग करने हैं. ठीक है, it totally depend on light. Some plants are long day plant, some are short day plant, some are day neutral plant. कि वो ड्यूरेशन देखते हैं कितनी उनको लाइट चाहिए, कितनी डे ड्यूरेशन, कितनी नाइट ड्यूरेशन उनको चाहिए, अकॉर्डिंगली दे फ्लावर. गॉट इट? तो इट टोटली डिपेंड ऑन फ्लावर. अब जिस तरह के प्लांट होंगे अकॉर्डिंगली एनिमल ग्रो करेंगे, वहां पर एनिमल रहने होंगे. अब एनिमल्स को कहाँ लाइट की नीड है भाई? एनिमल्स को कहाँ लाइट की जरूरत है? लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर एनिमल्स बाय इन द प्रोसेस ऑफ diurnal rhythm. Diurnal rhythm. Now what is diurnal rhythm? Like ह्यूमन हैव सर्केडियन रिदम. हमारा एक पूरा स्लीप वेक साइकिल होता है, कब हमें सोना है, कब हमें जागना है, कब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, कब हम हल्की नींद में सो रहे होते हैं, कब हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, मीन्स कब किस टाइम हमारा बीपी ज़्यादा हाई होता है, किस टाइम पे बीपी लो होता है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन सर्केडियन रिदम आर स्लीप वेक साइकिल. तो ऐसे ही एनिमल्स में डायurnal रिदम होती है. ये इनका डे नाइट साइकिल है, कब डे हो रहा है, कब नाइट हो रहा है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है डे का, कितना शॉर्ट ड्यूरेशन है. इट टोटली डिपेंड ऑन लाइट. Second, foraging. Foraging also depend on light. Foraging means to collect food, to gather food by the animals. It also depend on light. Next thing, mating. कब mating करनी है,
कब नई जनरेशन बनानी है, कब रिप्रोड्यूस करना है, लाइक फ्रॉग पूरी समर आज मजे से सोता है, पूरी विंटर मजे से सोता है, बट व्हेन रेनी सीजन इज देयर इट कम आउट, मेल फ्रॉग आता है कि यस नाउ आई विल हैव टू रिप्रोड्यूस, अब मुझे रिप्रोडक्शन करना है, इट विल कॉल फीमेल फ्रॉग. सो मेटिंग इज टोटली डिपेंड ऑन लाइट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज माइग्रेशन. जो माइग्रेटरी प्रॉपर्टी है बर्ड्स की या एनिमल की, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन लाइट. जैसे साइबेरियन क्रेन आते हैं साइबेरिया से. साइबेरिया इज अ वेरी कोल्ड कंट्री. जब वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोल्ड कंडीशन हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है, तो साइबेरियन क्रेन कम टू आर इंडिया इन भरतपुर राजस्थान. ठीक है, वो वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर आकर रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बेबी को बर्थ देते हैं, और जब उनका बेबी अच्छे लेवल पर पहुँच जाता है, मैच्योर हो जाता है, या यूँ कह लो जब वहाँ पर कंडीशन अच्छी हो जाती है, बहुत कोल्ड कंडीशन नहीं होती साइबेरिया में, देन दे गो बैक. तो माइग्रेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन लाइट. साइबेरियन क्रेन को पता चलता है कि अब लाइट की जो ड्यूरेशन है, डे ड्यूरेशन छोटी हो गई, नाउ यू विल हैव टू माइग्रेट. ठीक है, तो दीज ऑल थिंग डिपेंड ऑन लाइट ओनली. ठीक है, अब अर्थ पे ऐसे भी प्राणी हैं जिनको यही नहीं पता कि सन नाम की भी कोई चीज है, ऐसी भी कोई सेलेस्टियल बॉडी है जिससे इतनी एनर्जी, इतनी लाइट आती है. ऐसे कौन से प्राणी हैं? दीज आर डीप सी ओशन, सी एरिया, डीप सी एरिया मोर देन 500 मीटर. डीप सी एरिया मोर देन 500 मीटर. वहां पर सनलाइट पहुंचती नहीं है भाई, तो वहां पर वो कैसे सर्वाइव कर रहे होते हैं, वहां के प्लांट और वहां के एनिमल? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में. हाउ द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन डीप सी एरिया दे सर्वाइव विदाउट सनलाइट. सनलाइट वहां नहीं पहुंच रही है. सिंपल, दे टोटली डिपेंड ऑन अपर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स. एंड ऐसे एनिमल्स को हम कौन से एनिमल्स बोलते हैं? बेंथिक एनिमल्स या बेंथिक ऑर्गेनिज्म. These organisms are known as benthic organism which depend on upper plants and animal for their requirements. ठीक है, अब जो सनलाइट है, जो लाइट है, वो भी ऐसी है कि all spectra of solar radiation is not always beneficial for the life. For example, UV spectra, UV जो spectrum है, it is not beneficial, it is very harmful for the life, for living organism. ऐसे visible spectrum में भी सभी लाइट के कंपोनेंट प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म तक, सी ऑर्गेनिजम्स तक. अब क्वेश्चन आता है दैट आउट ऑफ रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, विच एल्गी इज फाउंड एट द बॉटम? जो सबसे डीप में पाई जाती है वो कौन सी एल्गी है? दैट इज रेड एल्गी. कौन सी एल्गी है वो? रेड एल्गी. इट इज फाउंड एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द सी, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ब्लू लाइट. ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. कहने में रेड है ये, बट लाइट को ये ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं. इट इज ओनली ब्लू लाइट विच रीच एट सो मच डेप्थ. सबसे गहराई तक वही पहुंचती है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है. गॉट इट? सो लाइट का जो टॉपिक है, लाइट जो बायोटिक फैक्टर हमारा, इट इज कंप्लीटेड. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. एंड लास्ट फैक्टर सॉइल इज लेफ्ट, देन विल डू सॉइल. ओके, सो अब हमने लास्ट अबायोटिक फैक्टर करना है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, किसी भी लिविंग लाइफ को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. लास्ट फैक्टर इज सॉइल. ओके, अब किस तरह की सॉइल होगी, क्या कंपोजिशन होगा सॉइल का, क्या नेचर होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी होंगी, ये अलग अलग होती है. अलग प्लेस पे अलग अलग. इट डिपेंड, लाइक कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, कहीं पे सैंडी सॉइल है, कहीं क्लेई सॉइल है, कहीं पर एलुवियल सॉइल है. मीन्स इट टोटली डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. अब सॉइल की जो कंपोजिशन है, सॉइल का जो नेचर है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन वेदरिंग प्रोसेस. किस तरह की उसकी प्रोसेस रही है. वेदरिंग मीन्स सॉइल बनने की प्रोसेस. वेदरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है कैसी सॉइल होगी, क्या उसका नेचर होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी. इट डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑल्सो, किस तरह की वहाँ की क्लाइमेट है. इट डिपेंड ऑन दैट, ये भी देखना पड़ता है कि वो सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या कि वो सॉइल सेडिमेंट्री है. इस तरह की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं. ठीक है, अब सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, उसका परकोलेशन रेट कितना होगा. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ग्रेन साइज ऑफ सॉइल. सॉइल का ग्रेन साइज कैसा है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है,
उसमें मिनरल्स कैसे हैं, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉइल. नेक्स्ट थिंग, अब किस तरह की वेजिटेशन होगी सॉइल में, विच टाइप ऑफ प्लांट विल ग्रो इन द सॉइल, इट डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ सॉइल, मिनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड मेनी अदर फैक्टर. क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है. अब वेजिटेशन भी आ गई, किस तरह के प्लांट वहाँ ग्रो कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली एनिमल्स वहाँ पर रहने लग जाएंगे. जैसे जैसे वेजिटेशन होगी, जैसे जैसे प्लांट्स होंगे, एनिमल विल कम देयर. तो सॉइल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चीजें कि सॉइल का ग्रेन साइज, सॉइल की कंपोजिशन, they determine what they determine, they determine water holding capacity of soil, water holding capacity of soil, and also they decide percolation rate of soil, percolation rate of soil. ठीक है, कितना वो वाटर होल्ड कर सकती है, क्या उसका परकोलेशन रेट है, क्या उसकी मिनरल कंपोजिशन है, मिनरल कंपोजिशन, pH of soil, water holding capacity of soil, determine what vegetation, किस तरह की वहाँ पर वेजिटेशन होगी, कैसे प्लांट ग्रो करेंगे. डेजर्ट वाली सॉइल है, सैंडी सॉइल है तो कैसे ग्रो करेंगे, क्ले सॉइल है तो कैसे ग्रो करेंगे, कैसा उसका पीएच है. जैसे वेजिटेशन होगी वैसे प्लांट वैसे एनिमल वहाँ पर रहने लग जाएंगे. सो दिस इज द सॉइल which is last a biotic factor which determine the physical and chemical condition of a particular habitat. तो ये तो आज हमने पढ़े abiotic factor. In our next class we will study about response to abiotic factor. ये abiotic factor तो पढ़ लिए, अब इनको response कैसे करते हैं plant या animal, we'll study in our next class. I hope today's content is very clear to you. But still, if you have any doubt, then please leave your comment in the comment section. And if you really like my content, then please like, share and subscribe my channel also. So hope like you will also attend my next class. You will wait for the next topic. Thank you everyone.